हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेंसिव क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स देखेंगे। आपके जो इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम देखते हैं आगे क्या है। ये पार्ट 1 है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका हम लोग देखेंगे बैंक हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया। किस तरह से इंडिया में बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ है, इंडिया में कब से बैंक इस्टेब्लिश होने स्टार्ट हुए हैं, वो सब कुछ टर्म्स देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बैंक, जो इंडिया में सबसे पहला बैंक, फर्स्ट बैंक 1770 में इस्टेब्लिश हुआ था। कौन सा बैंक? बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन कोलकाता बाय पोर्चुगीज़ के द्वारा 1770 में पहला बैंक इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन कोलकाता। ठीक है। उसके बाद फिर देन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स। ये क्या है आपको, जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो इस्टेब्लिश हुआ था वो उतना फंक्शन नहीं किया, बट ये है कि सबसे पहले वही इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स इस्टेब्लिश किए। कौन कौन से? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। कब कब किया? बैंक ऑफ बंगाल आपका 1806, बैंक ऑफ मद्रास 1840 एंड बैंक ऑफ बॉम्बे 1843। तो ये 3 बैंक इस्टेब्लिश हुए। यही आप देखिएगा, यही 3 बैंक आगे आके आपका SBI बनता है। तो क्या है कि ये आपको इस्टेब्लिश हुआ 1806 से स्टार्ट हुआ था 19वीं सेंचुरी का। अब 1921 में, इन 1921 दीज 3 बैंक्स इमर्ज्ड। ये तीनों बैंक इमर्ज हो गया। इसके बाद क्या बनता है? ये तीनों बैंक मिल करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है। ये तीनों बैंक जब इमर्ज हुआ तब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में। अब बाद में फिर 1 जुलाई 1955 को यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रिनेम्ड एज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में 1 जुलाई 1955 को एज अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया, या नाम बदल गया उसका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो अभी हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वही। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में। ठीक है। जितने भी फाइनेंशियल अभी इंस्टीट्यूशन से लगभग के हेडक्वार्टर आपको मुंबई में ही मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। ये डेट याद रखिएगा कब आपका SBI का नाम चेंज हुआ, SBI पहले क्या था, और SBI कौन कौन से बैंक से मिल करके बना। मीन्स पहले इंपीरियल बैंक बना, तो उससे पहले क्या था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। फिर उसके बाद वो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। फिर उसके बाद 1955 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या है कि इन 1934 RBI एक्ट वाज पास्ड। 1934 में RBI एक्ट वाज पास्ड एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इन कोलकाता। ये जितने भी अभी बैंक्स थे उस वक्त तक, वो सारे सब इस तरह खुद के फंक्शन खुद ही कर रहे थे, ऐसा कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी। अब क्या RBI एक्ट पास हुआ 1934 में। फिर उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, एस्टैब्लिश इन कोलकाता। स्टार्टिंग में RBI का हेडक्वार्टर कोलकाता में, वहाँ इस्टेब्लिश हुआ था। बाद में अभी कहाँ है? मुंबई में। तो RBI के पास क्या पावर था? गेट पावर टू इशू एंड रेगुलेट करेंसी इन इंडिया। इसके पास जनरली इशू एंड रेगुलेट करेंसी इन इंडिया। करेंसी कहाँ से इशू होगा, कहाँ से रेगुलेट होगा? तो जो अदर आपके बैंक से, तो उन सबको फंक्शन करना, उन सबको कंट्रोल करने का काम RBI का था। RBI को इसीलिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका, इंडिया का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया RBI है, जो कि अदर बैंक्स को रूल वगैरह, उनको रूल पर फॉलो करवाता है। अगर कुछ हो, जितने भी गाइडलाइंस आते हैं RBI से आते हैं। अब क्या है कि RBI के पास क्या है? पावर टू प्रिंट नोट्स, नोट प्रिंट करने का पावर है। RBI फॉर्म हुआ, RBI फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन HILTON, हिल्टन यंग कमीशन, सेटअप इन 1926। RBI किसके रिकमेंडेशन पे बना है? हिल्टन यंग कमीशन पे। हिल्टन यंग कमीशन कब सेटअप हुआ था? 1926 में। ठीक है। RBI ऑल्सो कॉल्ड बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकर्स ऑफ बैंक। समझ रहे हैं? जितने भी बैंक है उन सब का बैंक RBI है अकेला। तो RBI को बैंकर्स ऑफ बैंक भी कहा था, RBI को सेंट्रल बैंक भी कहा था, ध्यान रखिएगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI वाज नेशनलाइज्ड ऑन जनवरी 1, 1949। ये क्या था? RBI जो बना 1935 में, तब वो एज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहा था। भले उसके पास पावर थी अदर बैंक्स को
रेगुलेट करने के बाद फिर भी वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करा। फिर वो लेटर ऑन नेशनलाइज हुआ 1 जनवरी 1949 को। तो ये भी याद रखिएगा, ईयर डेट आपका कब आरबीआई नेशनलाइज हुआ है, तो 1 जनवरी 1949। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है आरबीआई गवर्नर। तो आपके सबसे पहले गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। ये क्या थे? फर्स्ट गवर्नर। दो आपके स्टार्टिंग के दो गवर्नर जो थे नॉन इंडियन थे, मीन्स ब्रिटिश इंडिया से थे। तो पहले आपके सर ऑसबोर्न स्मिथ और दूसरे का नाम उतना पूछा नहीं जाता है। फिर आप फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई आपके सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख साहब फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। या तो ऑप्शन में या तो पूछा जाएगा, एज अ इंडियन मेंशन होगा, नहीं होगा तो बस हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब ऑप्शन में आपको दोनों नहीं रहेंगे, कोई एक ही रहेगा, ठीक है। बाकी 3 अदर ऑप्शन रहेंगे, तो उस हिसाब से आपको टिक करना है। अब करंट में कौन है आरबीआई गवर्नर? तो शक्तिकांत दास इज सर्विंग एज द करंट एंड 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी करंट में कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं। वो कितने नंबर के हैं? 25 नंबर के हैं अभी तक के। अब एक और आपको फैक्ट याद ध्यान रखना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कभी, ऑल्सो सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ आरबीआई 1982 to 85। तो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। इट इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी को पता है। अब एक और ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, ऑन 19 जुलाई 1969, 19 जुलाई 1969 14 बैंक्स वर नेशनलाइज। 14 बैंक जो है नेशनलाइज हुए थे सबसे पहले, 14 बैंक, उसके बाद फिर ऐड होते गए। बट सबसे पहले आपको 14 बैंक जो है नेशनलाइज हुए थे कब? 19 जुलाई 1969, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ आपका? आरबीआई के बारे में मैंने बताया आपको, आरबीआई एक्ट से इस्टेब्लिश हुआ 1934 से। बट वो आरबीआई एक्ट पास हुआ था, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आरबीआई एक्ट जो है आपको 1934 में पास हुआ। आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ? तो उसके लिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ। जनरली आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ यही पूछा जाता है, एक्ट के बारे में उतना नहीं पूछा जाता। बट एक्ट पहले बना, बाद में फिर आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई इस्टेब्लिश कब हुआ? 1 अप्रैल 1935, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई हम लोग देख रहे थे। स्ट्रक्चर क्या है आरबीआई का, मीन्स कंपोजिशन, कौन कौन लोग आते हैं। ये क्या है? 21 सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर इन आरबीआई। 21 जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं इसमें आरबीआई में। उनमें से क्या होता है, कौन कौन है 21 मेंबर? तो 1 गवर्नर होते हैं, फिर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, फिर 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, फिर 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं, जो 10 जो है गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है डायरेक्टर। फिर 4 अदर डायरेक्टर्स होते हैं हु रिप्रेजेंट लोकल बोर्ड्स फॉर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली। 4 अदर होते हैं आपके लोकल बोर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ से? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली। अंदर कंपोजिशन तो नहीं पूछा जाएगा, बट बहरहाल ध्यान में रखिएगा, मे भी पूछ ले। टोटल 21 मेंबर होते हैं बोर्ड में इनके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ। अब ये क्या है? आरबीआई आपका इशूअर ऑफ करेंसी। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके पास पावर है करेंसी इशू करने का, रेगुलेट भी करने का। तो एज अ इशूअर ऑफ करेंसी क्या काम करती है? तो आरबीआई इज ऑथोराइज टू इशू करेंसी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर 1 रुपी नोट्स। आरबीआई क्या है? ऑथोराइज्ड है करेंसी इशू करने के लिए इंडिया में, एक्सेप्ट फॉर 1 रुपी नोट्स। मीन्स 1 रुपया का नोट आरबीआई नहीं इशू करेगी। 1 रुपये का नोट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री से इशू होता है। आगे देखते हैं। 1 रुपी नोट्स आर प्रिंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड साइंड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज अभी कौन है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन। तो क्या है कि 1 रुपये का नोट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, आरबीआई इज ऑथोराइज टू इशू करेंसी इन इंडिया एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। अब 1 रुपी नोट के बारे में क्या है कि 1 रुपी नोट्स आर प्रिंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करेगा और उस पर सिग्नेचर किसका रहेगा? फाइनेंस मिनिस्टर करेगा। और 1 रुपये के नोट के अलावा जितने भी नोट्स आप देखिएगा, 1000 के 1000 के तो है ही नहीं, 2000 के, 500 के, जो भी नोट्स हैं अभी 10 के, 20 के, तो सब पे आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होगा। सिर्फ एक 1 रुपी नोट होता है जिसपे फाइनेंस मिनिस्टर का सिग्नेचर होता है। तो ये फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब क्या है कि ये जो प्रिंटिंग एंड मिंटिंग का काम है कौन करता है? तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
प्रिंट्स नोट्स फॉर आरबीआई। ये SPMCIL है जो कि इंडिया आरबीआई के लिए नोट्स प्रिंट करता है। अब कहाँ कहाँ पे होती है प्रिंटिंग? तो 2 जगह इंडिया में, नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, दूसरा देवास जो कि मध्य प्रदेश में। तो ये 2 जगह जहाँ पे नोट्स प्रिंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको अब कुछ टर्म्स हैं, 1 मिनट। देवास हो गया आपका, इसके बाद आपके रेपो रेट। चलिए ठीक है, देखते हैं अब इसमें आपका इम्पॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, रिलेटेड बैंकिंग से ही रिलेटेड है। रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है? इट इज़ एन इंटरेस्ट रेट एट विच अ सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स फॉर अ शॉर्ट टर्म। ये क्या होता है? एक तरह का इंटरेस्ट रेट होता है। इंटरेस्ट समझते हैं? इंटरेस्ट, ब्याज। किसी को फॉर एग्जांपल आपने किसी को पैसा दिया, तो फिर जब आप उससे रिटर्न लीजिएगा तो उस पर कुछ ब्याज आपने लगा दिया कि हमने आपको आज पैसा दिया 1000 रुपया, आप 1 महीना बाद दीजिए, इस पर 10% का हमने वो लगा दिया, क्या कहते हैं आपको, इंटरेस्ट रेट, ब्याज लगा दिया। तो वो क्या फिर 1100 देगा आपको। 10% 1000 का 100 होता है, वो फिर 1100 देगा, उतना ऐड करके देगा। तो वो 100 रुपये एक तरह से आपका प्रॉफिट भी कह सकते हैं, प्रॉफिट हुआ। तो यही क्या है, अब एक टर्म आता है आपका कमर्शियल बैंक यहाँ पे। तो कमर्शियल बैंक्स क्या होता है? तो कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स विच हैविंग इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक प्रॉफिट। इनका काम, मेन ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट बनाना होता है, वेलफेयर नहीं होता है। वो कुछ बैंक्स होते हैं जो कि वेलफेयर के लिए होते हैं, जो कि गरीबों के वेलफेयर के लिए होते हैं, वो 0 इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। कुछ बैंक्स होते हैं जो जिस पर कुछ इंटरेस्ट होता है। जनरली जो आपको क्या लगता है कि बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो वो पैसा आपका सेफ रखते हैं, ठीक है, फिर आपको उस पर इंटरेस्ट भी देते हैं, मीन्स उसको वक्त के साथ वो पैसा बढ़ता है। तो इसका क्या मतलब कि बैंक फ्री में तो नहीं कर रही ना। बैंक का प्रॉफिट कहाँ से होता है कि आप जो पैसा जमा करते हैं वो फिर कलेक्टिवली बैंक आगे किसी कंपनी को पैसा, वो क्या कहते हैं उसे, उधार देती है, उधार में देती है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट पे कुछ सर्टेन इंटरेस्ट रेट फिक्स करती है। जब वो वापस लेगी उस कंपनी से पैसा, तो एक्स्ट्रा जो रेट है, इंटरेस्ट उन्होंने लगाया, वही उनका प्रॉफिट होगा आपका बैंक का, ठीक है। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन को या भी किसी भी तरह कंपनी को इस्टेब्लिश होने के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। वो कैपिटल कहाँ से वो लेंगे? तो बैंक से लोन लेंगे। बैंक कुछ इंटरेस्ट रेट पे लोन देगी। अब बैंक के पास पैसा होना चाहिए लोन देने के लिए, तो वो पैसा कहाँ से आता है? हम लोग जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक पैसा जमा करते हैं बैंक में, वही पैसा बैंक फिर आगे उधार देती है कंपनीज़ को किसी इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। तो ये क्या है? अब रेपो रेट, ये तो आपने समझा बैंक कमर्शियल बैंक किस तरह से काम करता है। अब रेपो रेट मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रेपो रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट है एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट टर्म। रेपो रेट क्या है? सेंट्रल बैंक आपका कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई क्या करेगी, जब कमर्शियल बैंक को कभी ज़रूरत पड़ती है, किसी पार्टिकुलर कमर्शियल बैंक को, तो आरबीआई से वो पैसा लेती है। आरबीआई से वो पैसा लेगी। अब आरबीआई किस इंटरेस्ट रेट पर वो पैसा देती है, उसी इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट करता है। फॉर एग्जांपल आरबीआई से एसबीआई ने पैसा लिया, एसबीआई ने 1000 रुपया लिया और आरबीआई ने 10% उस पर रेपो रेट लगाया। तो जब एसबीआई रिटर्न पैसा देगी आरबीआई को, 1100 देगी। तो वही जो 10% रेट आरबीआई ने लगाया, जब पैसा वो दे रही थी तब 10% रेट उसने लगाया, वही इंटरेस्ट रेट को आपको कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है आपका? ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। वहीं सेम है बैंक रेट, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बैंक रेट क्या? इट इज़ एन इंटरेस्ट रेट एट विच अ सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स फॉर अ लॉन्ग टर्म। मनी देती है कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए, वो बैंक रेट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है रिवर्स रेपो रेट। जिस तरह से रेपो रेट में सेंट्रल बैंक पैसा दे रही है किसी इंटरेस्ट पर, उसी तरह से सेंट्रल बैंक को कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो पैसा लेगी, बोरो करेगी कमर्शियल बैंक से। उस जिस रेट पर वो बोरो करेगी, जिस इंटरेस्ट रेट पर बोरो करेगी, वो रिवर्स रेपो रेट कहता है। फॉर एग्जांपल आरबीआई, ऐसा नहीं कि आरबीआई को भी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आरबीआई जो है गवर्नमेंट का भी बैंक है। अगर गवर्नमेंट को भी फॉर एग्जांपल किसी भी तरह का मनी की ज़रूरत है तो वो आरबीआई से लोन ले सकती है। तो आरबीआई को भी पैसे की ज़रूरत है, आप नहीं ले सकते। इन जनरल पब्लिक आरबीआई से लोन नहीं ले सकता है, आपको लिए फिर कमर्शियल बैंक से, जो भी नीचे के बैंक्स हैं। अब रिवर्स रेपो रेट क्या हो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। रिवर्स रेपो रेट वो हुआ जिस पर आरबीआई पैसा बोरो करती है। बैंक बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक से आरबीआई उधार ले रही है, जिस रेट पर आरबीआई उधार ले रही है वो रेट को आपको रिवर्स रेपो रेट करते हैं। ये रिवर्स रेपो रेट फिक्स करने का काम भी किसका? आरबीआई का।
ये जो आपको रेपो रेट है वो भी आरबीआई फिक्स करेगा, बैंक रेट आरबीआई फिक्स करेगा, रिवर्स रेपो रेट भी आरबीआई फिक्स करेगा। मीन्स आरबीआई ही कहेगा कि हम किस रेट पर आपसे पैसा लेंगे, मीन्स आप हमें किस रेट पर पैसा दीजिएगा। समझ रहे हैं? आरबीआई लोन ले रही है कमर्शियल बैंक से और फिक्स वही आरबीआई ही कर रही है कि बाद में हम आपको कितना % ब्याज देंगे, इंटरेस्ट कितना देंगे उस पर। तो यही रिवर्स रेपो रेट हुआ। इन सिंपल वर्ड रिवर्स रेपो रेट क्या है कि आरबीआई पैसा ले रही है कमर्शियल बैंक से, अब फिर आरबीआई जब उसे वापस करेगी तो उसमें कितना बढ़ा करके देगी, कितना % उसको इंक्रीज़ करना है, इंटरेस्ट कितना बनेगा, जो कि आरबीआई फिर दोबारा उस बैंक को देगी, वापस करेगी पैसा। तो ये रिवर्स रेपो रेट हुआ। अब आता है आपका दो टर्म CRR एंड SLR, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दो टर्म्स आते हैं आपके। ये दोनों जनरली कमर्शियल बैंक से रिलेटेड है। CRR इज़ अ सर्टेन % ऑफ कैश दैट ऑल बैंक्स हैव टू कीप विद द RBI एज अ डिपॉजिट। ये सर्टेन % ऑफ कैश होता है जो कि जितने भी कोई भी बैंक है उनके पास एक जितना भी कैश है उसका कुछ % जो है उस बैंक को आरबीआई को देना पड़ेगा, आरबीआई के पास एज अ डिपॉजिट रखवाना पड़ेगा। समझे? तो इस रेट को क्या कहते हैं, इस % को कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। कोई बैंक है उसको रन करना है तो एक पार्ट उसको जितना उसके पास पैसा है उसका कुछ % उसको आरबीआई में डिपॉजिट करना होगा, तभी वो वर्क करेगा। ये आरबीआई का, ये सब आरबीआई के रूल हैं कि कितना है वो % वगैरह आरबीआई फिक्स करेगी। तो वो % वो वहाँ डिपॉजिट करेंगे, तब फिर इसी % को आपको कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। आप इसे दोबारा पढ़िएगा बुक से भी तो क्लैरिटी होगी, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग टर्म्स हैं, सब एक जैसे ही दिखते हैं इस वजह से। फिर आपका आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। SLR इज़ द मिनिमम % ऑफ डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, मीन्स कैश और गोल्ड के फॉर्म में। अब इसमें क्या है ये देखिए, CRR में क्या होता है कि CRR में बैंक को, कमर्शियल बैंक को आरबीआई को देना होता है पैसा, आरबीआई में डिपॉजिट करवाना होता है। आरबीआई को कमर्शियल बैंक पैसा डिपॉजिट करेगी वहाँ पे। ये और ये आपका SLR जो है, SLR में क्या, जो कमर्शियल बैंक है उसको खुद के पास ही पैसा रखना है, मेंटेन रखना है। कि SLR इज़ द मिनिमम %, एक % फिक्स कर देगी आरबीआई कि इस आपके पास 100 रुपया है तो उसमें से आपको 50% अपने पास ही रखना है। 50% अगर SLR फिक्स कर देती है तो वो 100 रुपया में से वो 50 रुपया ही आगे किसी को उधार दे सकती है कमर्शियल बैंक, बाकी 50 रुपया उसको अपने पास ही रखना पड़ेगा, वो कंपलसरी है उनके लिए। तो SLR इज़ द मिनिमम % ऑफ डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। कमर्शियल बैंक को मेंटेन रखना है अपने पास, खुद के पास ही, कमर्शियल बैंक के पास ही ये रहेगा। इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड फॉर्म मीन्स कैश या गोल्ड। ठीक है, तो ये आपका SLR हुआ। तो अब इसको एक दो बार देखिएगा और कहीं से भी बुक्स वगैरह से पढ़िएगा तो आगे क्लैरिटी हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए थैंक यू। ये पार्ट 1 था, फिर अदर पार्ट्स आएंगे।